आपने कहा नीति, सरकार की नीति थी, आपने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। आपने पूरे 24 घंटे टीवीओं पर सिर्फ एक ही चीज दिखाया कि आज जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, कश्मीर में स्थितियां नॉर्मल हो गई, कश्मीर में कोई भी आतंकवादी हमले नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो आपके 56 इंची वाले चाचा आज नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? उनसे तो पूछ लो सवाल। पूछा किसी भाजपा के नेता से कि डर के क्यों भाग रहे हो कश्मीर से? ऐसे लेके आओगे 400 पार और बोला कि अब की बार फिर 400 पार। हाँ, तो ऐसे लाओगे? किस एजेंडा पर बोला? यही तो है ना कि अगर एक प्रधानमंत्री एक जुबान दे रहा है तो वो क्या सोच कर दे रहा है? मतलब किस चीज को ऐसे ध्यान में है कि हाँ भैया हमारी जीत मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की जुबान पे अगर आप भरोसा करेंगी तो आप ये समझ लीजिए मैंने एक चाय वाले को 15 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। जबान तो कुछ ऐसी है, ठीक है। और अगर आप प्रधानमंत्री की जुबान की बात कर रही हैं तो 2 करोड़ रोजगार इस देश में कहां है? मुझे बताइए, मुझे बताइए वो 100 स्मार्ट सिटी कहां है इस देश की? वो बुलेट ट्रेन कहां है? जो बुलेट ट्रेन कहां चल रही है? किसानों की दुगनी आय कहां है? आप मुझे ये बताइए ना। तो प्रधानमंत्री की तो आप जुबान की बात मत करिए, प्रधानमंत्री की जुबान के तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो ये आप प्रधानमंत्री विकास के नाम पर वोट मांग रहा है या किस नाम पर वोट मांग रहा है? भाई विकास किसका लड़का है? किसके नाम पर, किसके सर माथे पर विकास हो रहा है? जरा मुझे ये तो बता दो। और कैसा विकास? जिस देश की बेटियां सुरक्षित ना हो उस देश को आप विकास कहते हैं? मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले देश के नागरिकों को सुरक्षित करो, देश की बेटियों को सुरक्षित करो। तो उसके बाद बेटी को अपनी बेटी बताते हैं, अपनी बेटी भी बताते हैं। तो ये प्रज्वल्ला रमन्ना ने जो देश की बेटियों के साथ बलात्कार किया है, किसकी बेटियां हैं? क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? उसके लिए तो बड़े रोड शो कर रहे हैं आपके 56 इंची वाले। ये कुलदीप सिंह पड़ेगा, इसका असर इन 5 चरणों में पड़ेगा या नहीं? मेरी बात सुन लीजिए, आपका प्रधानमंत्री बिना बेईमानी के, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे प्रधानमंत्री जो महिलाओं के मामले पे चुप रहते हैं, बेटियों की इज्जत और आबरू लुटती है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मैं ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं, पहली बात ये। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपका प्रधानमंत्री। अच्छा, आप नहीं मानते प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके लिए इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कोई सरकार नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो प्रधानमंत्री मेरे देश की बेटियों की लुटती इज्जत और आबरू पर नहीं बोलता, मैं उस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानूं? जो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन और व्यापारियों के लिए काम करे, मैं उसको अपना प्रधानमंत्री बोलूं? जो प्रधानमंत्री डरा धमका के लोगों को पार्टियां चेंज कराए, मैं उसको प्रधानमंत्री बोलूं? दीजिए ना मुझे इस सवाल का जवाब। जो प्रधानमंत्री महंगाई पर नहीं बोलता, जो प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर नहीं बोलता, जो प्रधानमंत्री किसानों की आत्महत्या पर नहीं बोलता, और जो प्रधानमंत्री देश की जब बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है और वो प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा हो, उसको आप अपना प्रधानमंत्री बताती हैं? फिर भी मोदी का परिवार बन जाता है इस देश की 140 करोड़ जनता। आप लगाइए, आपको किसी ने मना किया है? आपको शर्म तो इतनी सी भी बाकी नहीं है कि एक महिला होकर महिला के लिए आवाज उठाने में आपको डर लग रहा है? सर हम देखिए, सुनिए, पहले तो ठंडे होकर बात करिए, चैनल पर जाइए। एक सेकंड, मोहित शर्मा, एक सेकंड, पहले मेरी आपकी इतनी देर से सुन रही हूँ। अब आप अगर पर्सनल बोलेंगे तो एक सेकंड, लिसन टू मी। अरे मेरी बात आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप मेरी लाइव वीडियोस देखिए, आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देखिए। मैंने मणिपुर पर भी बोला, मैंने प्रज्वल पर भी बोला, मैंने हर वीडियो पर बोला। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने हर वीडियो पर बोला, बिल्कुल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सवाल का तो जवाब दे दीजिए कि आज जो देश की महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर आपकी वो जो कमर्शियल सिलेंडर है वो क्यों चुप है? इस देश को अपना परिवार मानता तो जिस देश में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा, जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिस देश के किसान को अपनी ही मांगों को लेकर शहीद होना पड़ रहा है, जिस देश के नौजवान को अपने देश में रहते हुए रोजगार मांगते हुए लाठी और डंडे खाने पड़ रहे हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरा 56 इंची का सीना है, उस देश के प्रधानमंत्री के राज में जवान शहीद हो रहा है सरहद पर, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री चुप है। देश की मीडिया को देखा होगा क्या हालत थे उनके। यही ऐसा माइक लेकर लाल चौक पर उतर गई थी और पूछ रही थी वहां पर लोगों से कि कश्मीर में कितना बढ़िया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर कश्मीर में सब कुछ इतना बेहतर है तो नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से चुनाव लड़ते क्यों नहीं हो? बनारस छोड़ो, कश्मीर से लड़ लो चुनाव। मैं कहता हूं जमानत जब्त हो जाएगी आपकी, जमानत जब्त हो जाएगी। कोई देश में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को पागल बनाया गया। हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक भाई के हाथों दूसरे भाई का कत्ल कराया गया, सिर्फ ये इस देश में हुआ। आपने भी स्मृति ईरानी की बात करी थी। अब स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं और पूरा जो कह रही है कि भाई पूरा दम के साथ, पूरा ठोक के जो है वो हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत भी आने वाली है। वहीं कह रही है कि राहुल गांधी उनसे डर गए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अब एक बात मुझे बताइए, बौखलाया कौन है? राहुल गांधी बौखलाई या स्मृति ईरानी बौखलाई? स्मृति ईरानी अगर नरेंद्र मोदी को बब्बर शेर और अपने आप को शेरनी समझ रही हैं, तो मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी के सामने लड़ने का इतना ही शौक है तो स्मृति ईरानी अमेठी छोड़कर वायनाड से लड़ ले राहुल गांधी के सामने, और नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर से लड़ ले ना। दोनों को पता चल जाएगा कि कौन डरा हुआ है। स्मृति ईरानी लड़ ले वायनाड से। अगर राहुल गांधी के सामने लड़ने का इतना ही शौक है, मैं ये कह रहा हूं अगर इस देश के अंदर
ये हो गया ना कि शपथ आपको खुद पढ़ के लेनी है, वो तो शपथ बुलवाई जाती है, इसलिए अनपढ़, जाहिल और गवार नेता मंत्री भी इस देश की शपथ ले लेते हैं। अगर शपथ इनको खुद पढ़नी पड़ जाए ना, मैं कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा नेता मंत्री बनने से मना कर दें। और ये जो स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री बनी पड़ी हैं, मैं कह रहा हूं इंग्लिश का न्यूज़पेपर इनके हाथ में थमा दिया गया ना, मैं कह रहा हूं, और जनता कह दे कि इंग्लिश में जरा थोड़ा सा जनता को संबोधित कर दीजिए। काफी इंटरव्यूज तो इंग्लिश में दिए हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, जैसे नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं वो भी स्क्रिप्टेड होते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का नहीं देखा, टेरी प्रॉम्प्टर से देखने के बावजूद भी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना पढ़ के बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलता है। और वहां पर आपने देखा होगा सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी को बोल रहे हैं लड़की की नक्काशी। अब आप ये देखिए, इस आदमी का दिमाग 24 घंटे पता नहीं कहां रहता है, 7वें आसमान पे। नरेंद्र मोदी जी को विश्व का 8वां अजूबा तत्काल घोषित किया जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका आज तक साथ में पढ़ा हुआ नहीं निकला। मुझे लगता है कि जब अमृत मंथन हुआ, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी हर जगह रहते हैं, तो समुद्र मंथन के टाइम पे जब अमृत उत्पन्न हुआ तो नरेंद्र मोदी जी वहां पर भी मौजूद होंगे, तभी इन्होंने अमृत पी लिया। और बाकी सब तो मर चुके हैं इनके साथ। बज रहा है विदेशों तक, देश विदेशों तक। कितने विदेश आप घूमी आई? कितने विदेश घूम के आई हो आप? यही कहते हैं ना कि देखिए विदेशों में हमने ऐसे संबंध बना लिए हैं, कांग्रेस तो कभी बना नहीं पाई। हाँ हाँ, आप मुझे फिर मैं पहले कंप्लीट कर लूं। तो समुद्र मंथन के टाइम पर वहां से जब अमृत उत्पन्न हो तो मोदी जी ने पी लिया, बाकी कोई और पी नहीं पाया। तभी तो मोदी के साथ का कोई क्लासमेट नहीं मिलता। इस कौन सा टेलर है जो नाप गया 56 इंची का सीना है? आज से पहले किसी प्रधानमंत्री का सीना, मनमोहन सिंह का सीना कितने इंची का था? लाल बहादुर शास्त्री का सीना कितने इंची का था पता है आपको? अब मैं सीना थोड़ी ना नापती, मैं टेलर हूं। लेकिन भाई ये पहले प्रधानमंत्री जो सीना पहले न पवा रहे हैं, सीना पहले न पवा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये सीना न पवा रहे, बेरोजगारी न पवाई नहीं जा रही। अपनी बहादुरी के लिए कहा जाता है ना, जैसे एक मुहावरा हो गया तो कह दिया होगा कि भैया 56 इंच के सीना है। बहादुरी तो बड़ा ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को तीनों जोड़कर ले आया। गए तो थे बांग्लादेश में भी, उनकी आजादी में उनका हाथ रहा है। तो आपका कोई पड़ोसी, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई मामा उनके साथ में था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो फिर आपको कैसे पता बांग्लादेश की लड़ाई लड़के आए हैं? प्रधानमंत्री हैं, अब थोड़ा बहुत तो जुबानी विश्वास करना पड़ता है। तो जुबानी विश्वास अगर करना पड़ता है तो जरा मुझे ये बता दो कि वो बुलेट ट्रेन कहाँ चलती है? आपके घर के आसपास चलती है क्या? अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं भी बुलेट ट्रेन से घूम आऊंगा। वो भी झूठ। आप कह रहे एक एक चीज झूठ है। अरे तो कुछ सच है या नहीं कि ये 2 बार जीत गए, 2 बार सरकार बना ली इन्होंने, और तीसरी बार ये कह रहे हैं कि दावा ठोक रहे हैं। तो सुन लीजिए, किसको सबको पता है कैसे सरकार बनाई। सरकार बनाई इन्होंने पुलवामा अटैक के मामले को लेकर। सबने देखा जवानों की शहादत पर वोट मांगे इन्होंने। ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, अनपढ़, जाहिल और गवार लोग, देश के मुल्क के लोगों को लड़ाने वाले लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग, ये सत्ता में आएंगे तो देश बर्बाद कर जाएंगे। लिख के ले लीजिए, सत्ता में आएंगे तो देश बर्बाद कर जाएंगे। सबसे बड़े देशभक्त का टैग दिया जाता है, सबसे बड़े पूरी गारंटी इन्होंने लिख दी। अपनी गारंटी तो छोड़िए, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए गए कि मंगलसूत्र जो है उस पर सवाल उठा दिए, मुसलमानों की तुलना घुसपैठियों से कर दी। अच्छा, क्या ये एक प्रधानमंत्री के मुंह से क्या इस तरीके की चीजें शोभा देती हैं? आप तो चलिए जागरूक हो गए, आपने वो वीडियो देख ली, पर ऐसी कई जगह है या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वहां तक वो वीडियो पहुंची ही नहीं है। ऐसी प्रज्वल रेवाना के केस में वीडियोस जो है वो लोगों तक पहुंची नहीं है, क्योंकि मीडिया में वो नहीं दिखाई गई। अब मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले आते हैं मुसलमानों को घुसपैठिया की बात। हाँ। अगर मुसलमानों को ये घुसपैठिया कहते हैं तो प्रधानमंत्री जरा खोल के देखिए इस देश का इतिहास कि कौन था वो अशफाकुल्ला खान जिसने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा? कौन था बहादुर शाह जफर जिनके बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया? कौन थे वो मीर उस्मान अली जिसने इस देश को 5 टन सोना दिया? जरा मुझे इन सवालों का जवाब तो दीजिए, कौन थे? आप बोलते हैं ना। दूसरी बात ये, वो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम कौन थे? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, पूरा देश जानना चाहता है। आप मुझे बताइए, आज मोहम्मद रफी के गाने पूरे देश में सुने जाते हैं, बताइए ना आप मुझे। इस देश के अंदर इतने सारे गाने हैं जो देशभक्ति गाने हैं, वो मुसलमानों ने लिखे। आप इंडिया गेट चले जाइए, उनके नाम लिखे। आप उनको घुसपैठिया कहते हैं? अगर घुसपैठिया इस देश में आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? शाहनवाज हुसैन घुसपैठिया तो अपनी पार्टी में कर रखा है, वो भी तो मुसलमान है। मुख्तार अब्बास नकवी तो मुसलमान है। बताइए ना आप मुझे। अगर जीत गए तो फिर हिसाब लेंगे इस चीज का? किसका? इस चीज का हिसाब लेंगे या सवाल किसी और चीज पर? पहली बात तो ये कि इस देश का रहने वाला प्रत्येक भाई हमारा भाई है। प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो देश हमारा तरक्की कैसे करेगा? अगर हमें लड़ना है तो हम तो चाइना से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, और वो भी हथियार की लड़ाई नहीं, डेवलपमेंट की लड़ाई।
आज मैं एक बात बता दूं, देश के लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर, और जब मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, और जब हिंदू मुसलमान से भी पेट ना भरे तो बेमतलब पाकिस्तान को उठा कर ले आते हैं। हाँ। बेमतलब अभी पाकिस्तान कोई हमला नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन जब चुनाव में क्या दिख रहा है कि किस एजेंडा पर चल रहे हैं? पहले आप कहते थे कि चलो हिंदू मुसलमान पर चल रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा अटैक हो जाता था, या बॉर्डर सिक्योरिटी का कोई ऐसी चीज निकल आती। इस वाले लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ कि ये वोट बटोर कर ले जाएंगे उस इस तरफ? बार तो इन्होंने थोड़ा सा अपने चाहने वालों को पढ़ लिया। अच्छा, एडोल्फ हिटलर को पढ़ लिया। हिटलर ने क्या किया पूरे देश ने देखा। हिटलर की पॉलिसी पे वर्क हो रहा है भाई, डिक्टेटरशिप हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। पहले कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिए, कभी देश के नाम पर वोट लिए, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, जो सीट जीतने की औकात नहीं है उन सीटों पर डायरेक्ट प्रत्याशी घोषित करवा दिए। आप मुझे एक बात बताइए, जहां पर आपने जीत दर्ज कर दी, माना वहां कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन नोटा के बीच में और उस प्रत्याशी के बीच में तो वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग तो लोगों का हक और अधिकार है, आप वोटिंग छीन रहे हैं लोगों से। दूसरी बात यह कि आपने कहा मंगलसूत्र, कोविड के टाइम पर उस पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेचा जिस पत्नी को अपने पति का इलाज कराना था। ठीक है, जब पेपर लीक हुआ तो एक मां ने अपने बेटे का मंगलसूत्र बेचकर अपने बेटे को एग्जाम देने भेजा और पता चला कि वो पेपर ही सरकार ने लीक करा दिया। ठीक है, फिर दूसरी बात यह कि नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो एक मां को अपनी बेटी की शादी कराने के लिए अपने मंगलसूत्र को बेचना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि उसको अपना ही पैसा बैंक से नहीं मिल रहा था। तो आप इस बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दीजिए, और जिसके घर की अंगूठी, चैन, पायल, झुमका कुछ भी हो वो नरेंद्र मोदी जी बिकवा देंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जब मैं आपको धर्म की अफीम चटाकर, हिंदुत्व की अफीम चटाकर मैं ही आपको लूट रहा हूं, तो आपको दूसरे से लूटने की जरूरत क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तो लूट तो रहे हैं आपको, एक बार और मौका दीजिए फिर लूटेंगे। अच्छा, आप किसको देख रहे हैं? जैसे कि चलिए आपने ये तो साफ साफ कर दिया कि हाँ बीजेपी को तो देख ही नहीं रहे हैं इस बार। मैं तो मंडी से कंगना रनावत को देख रहा हूं कि कैसे कैसे नौटंकीबाज प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूं। क्या कमी है कंगना रनौत में? अब कमी को कोई, मैंने उनका वो तो कराया नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स BMI तो कराया नहीं है कि मैं उनकी कमी बताऊं, कमी क्या है। ये आप पूछिए सही क्या है। सही क्या है फिर? वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सब कुछ करेंगे, उन्हें कुछ पता है नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उधर निरहुआ कह रहा है, निरहुआ बिना बात की हुआ मचा रहा है कि भैया योगी और मोदी के तो बच्चे नहीं है। तो ये कार्टूनिस्ट जो प्रत्याशी खड़े करे हैं, मेरे को लगता है थोड़े दिन के लिए लोगों को कॉमेडी शो देखना बंद कर देना चाहिए, सिर्फ बीजेपी के नेताओं को देखनी चाहिए। एक से एक कार्टूनिस्ट है। मनोज तिवारी, इनमें रेत चलती है। उन्होंने कौन सा बयान दिया या उन्होंने क्या वो किया? तो इतना स्मार्ट आदमी है, इतना स्मार्ट आदमी है कि उससे बड़ी तो कोई स्मार्ट है ही नहीं। वो उधर जनसंख्या नियंत्रण पे, कानून पे वो जवाब दे रहा था, उधर तीसरी बार बाप बन गया। तो एक से कलाकार हैं बीजेपी में, ये आप समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए इसी के साथ देखिए मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त तो सबसे हॉट टॉपिक जो है वो लोकसभा चुनाव ही है, और कहीं ना कहीं यही लोकसभा चुनाव है जिस पर हर किसी की नजर टिकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2024 के ये चुनाव कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि सबके अंदर एक उत्सुकता है कि भाई कौन आने वाला है, क्योंकि मुकाबला कुछ इस प्रकार का है, जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं जो चौंकाने वाले हैं। इसी के साथ देखिए 1 महीने का वक्त बचा है और रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।